नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आजकल 31 जनवरी को आयोजित होने वाली CTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी संबंध में आज हम बात करने वाले हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में, जिसे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कहा जाता है। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और प्राइमरी लेवल पर और अपर प्राइमरी लेवल पर अर्थात CTET के दोनों ही पेपर्स में इस सिद्धांत में से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही अपने जैसे लोगों तक जो CTET या दूसरे टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं हम अपना अध्ययन नैतिक विकास के सिद्धांत से के बारे में। दोस्तों, जैसे ही हमारे सामने नैतिक विकास की बात आती है तो हम उछल पड़ते हैं कि अरे वाह, आ गया लॉरेंस कोलबर्ग। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई देता है, बल्कि ये एक पेचीदा मामला है। तो आज की इस वीडियो में हम नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित पेचीदगियों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि नैतिक विकास के ऊपर जो प्रारंभिक कार्य किया गया था वो पियाजे साहब के द्वारा किया गया था। जी हाँ, वही पियाजे जिन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। तो पियाजे साहब ने नैतिक विकास के ऊपर शुरुआती कार्य किया था और आगे चलकर लॉरेंस कोलबर्ग ने पियाजे के कार्य को ही एक पूरे सिद्धांत के रूप में हमें सामने रखा, जिसे हम थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नैतिक विकास पर पियाजे साहब ने क्या काम किया था और उसके बाद देखेंगे कि उस कार्य को किस तरह से लॉरेंस कोलबर्ग ने एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। दोस्तों, पियाजे साहब ने जिस तरीके से कॉग्निटिव थ्योरी वाले सिद्धांत में आयु से संबंधित जोड़कर अपना कार्य किया था, इस नैतिक विकास में भी उन्होंने आयु अर्थात एज से जोड़कर कुछ कार्य किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 3 से लेकर 11 वर्ष की आयु के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और उनको 2 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग जो था वो 3 से लेकर 7 वर्ष की आयु का था और दूसरा वर्ग जो था वो 8 से लेकर 11 वर्ष की आयु के बच्चों का था। दोस्तों, जब उन्होंने इन बच्चों को इकट्ठा कर लिया तो उन्होंने इन दोनों ही वर्गों को 2 कहानियां सुनाई। एक कहानी रोहित की थी और दूसरी सोनाक्षी की कहानी थी। तो क्या थी ये कहानियां और क्या निष्कर्ष पियाजे साहब ने इन दोनों कहानियों के आधार पर निकाले, इस कहानियों को पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि पियाजे साहब ने इन दोनों कहानियों के आधार पर नैतिक विकास से संबंधित क्या निष्कर्ष निकाले। दोस्तों, पहली कहानी रोहित की है। रोहित नाम का एक बच्चा था और उसका जन्मदिन था, इसीलिए उसने अपनी माँ से ये कहा कि वो अपने दोस्तों को आज घर पर बुलाना चाहता है। वो लोग यहीं पर खाना खाएंगे, केक काटेंगे और जो उनको करना है वो करेंगे। उसकी माँ ने उसको इजाज़त दे दी क्योंकि उसका बर्थडे था। इसीलिए उसने स्कूल में अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर दिया और इनवाइट करने के बाद जब स्कूल खत्म हुआ तो सारे बच्चे उसके घर पर आ गए। 14 उसके दोस्त थे और एक रोहित खुद था, कुल मिलाकर 15 लोग थे। केक काटने के बाद, खाना खाने के बाद वो सारे लोग क्रिकेट खेलने लगे और जब क्रिकेट खेलते खेलते वो लोग थक गए, उनको प्यास लगी, तो उन्होंने रोहित को कहा कि रोहित उन्हें पानी पिला दे। और रोहित का क्योंकि बर्थडे था इसीलिए उसने अपने घर के सबसे ज्यादा कीमती कांच के 15 गिलास निकाले, उनमें पानी डाला, ठंडा पानी डाला और उसके बाद उसमें आइसबर्ग डाली। उसके बाद उन पानी के गिलासों को उसने एक ट्रे में रखा और ट्रे को उठाकर वो बाहर ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे तक वो पहुंचा, कोई भागता हुआ अंदर आया और रोहित से टकराया। परिणाम यह हुआ कि ट्रे नीचे गिरी, सारे गिलास टूट गए और पूरे घर में कीचड़ कीचड़ हो गई। तो ये पहली कहानी थी जो रोहित की थी और पियाजे साहब ने दोनों ही आयु वर्ग के बच्चों को, 3 से लेकर 7 आयु वर्ग के और 8 से लेकर 11 आयु वर्ग के दोनों वर्गों को इस कहानी को सुनाया। दोस्तों, दूसरी कहानी जो है वो सोनाक्षी की है। सोनाक्षी नाम की एक बच्ची थी और उसको चॉकलेट खाने की बहुत लत थी। धीरे धीरे ये हुआ कि चॉकलेट की आदत उसके लिए हानिकारक होने लगी और उसका मोटापा बढ़ने लगा। ये देखकर सोनाक्षी की माँ सोनाक्षी को एक डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने यह कहा कि सोनाक्षी को चॉकलेट खाना छोड़ना होगा, लेकिन एकदम से चॉकलेट खाना छोड़ना भी हानिकारक होगा, इसलिए धीरे धीरे करके सोनाक्षी को चॉकलेट की आदत छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए सोनाक्षी की माँ ने कुछ चॉकलेट खरीदी और कुछ चॉकलेट वाले बिस्किट खरीदे और उनको रसोई में, किचन में ऊंचाई पर इस स्थान पर रख दिया जहां पर सोनाक्षी का हाथ नहीं पहुंच सकता था। एक दिन दोस्तों ये हुआ कि सोनाक्षी की माँ घर का काम करने के बाद थक गई और दोपहर को वो सो गई
और जब वो सोई थी तो उन्होंने रसोई में जहां डिब्बे में बिस्किट और चॉकलेट रखी गई थी उसको ताला लगाकर उसकी चाबी को उन्होंने अपने तकिए के नीचे रख लिया था। लेकिन जब सोनाक्षी की मां सोई हुई थी तभी अचानक से सोनाक्षी को तलब उठ गई चॉकलेट खाने की। इसीलिए वह गई, उसने छुपके से अपनी माँ के तकिए के नीचे से चाबी निकाली और रसोई में उस स्थान तक जहाँ पहुंची जहाँ चॉकलेट वाला डब्बा रखा गया था। लेकिन दोस्तों डब्बा जो था वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर रखा गया था जहां सोनाक्षी का हाथ नहीं पहुंचा। इसीलिए वो एक स्टूल लेकर आई और स्टूल पर चढ़कर उस डब्बे को उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब भी उससे डब्बा नहीं उतरा। परिणाम यह हुआ कि वह गिर गई, उसने सामान भी गिरा दिया और खुद भी गिर गई। लेकिन उसकी माँ उठती इससे पहले ही उसने रसोई का सारा जो तामझाम था सही कर दिया। अर्थात सोनाक्षी की मां की नजर में कुछ भी ऐसा नहीं आया कि सोनाक्षी ने उनकी नींद में अनुपस्थिति में चॉकलेट खाने की कोशिश की है। दोस्तों जब प्याजे साहब ने ये दोनों कहानियां दोनों ही आयु वर्ग के बच्चों को सुना दी तो उन्होंने बच्चों से यह जानने की कोशिश की कि इसमें गलती किसकी है, किसको सजा मिलनी चाहिए। रोहित ने अपने घर के सबसे 15 कीमती कांच के गिलास तोड़े हैं, जबकि सोनाक्षी ने अपनी मां को बिना बताए चोरी करने की कोशिश की है। तो इसमें से सजा किसको मिलनी चाहिए, गलती किसकी है। पहला जो आयु वर्ग था 3 से लेकर 7 आयु वर्ग का, उसका मानना था कि रोहित को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने घर का नुकसान किया है। उसने अपने घर के सबसे 15 कीमती कांच के गिलास तोड़े हैं। जबकि दूसरा जो आयु वर्ग था 8 से लेकर 11 वर्ष की आयु वाला, उसका यह मानना था कि सजा सोनाक्षी को मिलनी चाहिए क्योंकि सोनाक्षी ने चोरी करने की कोशिश की है। दोस्तों अब सवाल यह आता है कि प्याजे साहब ने अपने इस प्रयोग के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला। अपने इस प्रयोग के आधार पर जी हाँ, प्याजे साहब ने यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चों में नैतिक विकास मॉरल रियलिज्म से मॉरल आइडियलिज्म की ओर होता है। अर्थात बच्चों में जो नैतिक विकास होता है वो नैतिक यथार्थवाद से नैतिक आदर्शवाद की ओर होता है। लेकिन दोस्तों बाद में प्याजे साहब ने इन दोनों ही शब्दों को बदल दिया था। उन्होंने मॉरल रियलिज्म के लिए हेटेरोनोमस रियलिटी का इस्तेमाल किया था, जबकि मॉरल आइडियलिज्म के लिए उन्होंने ऑटोनोमस रियलिटी का इस्तेमाल किया था। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर मॉरल रियलिज्म और मॉरल आइडियलिज्म था क्या। दोस्तों मॉरल रियलिज्म का मतलब यह होता है कि इसमें बच्चे यह मानते हैं कि जो कानून है, जो नियम है वो सार्वभौमिक है और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। इन कानूनों को किसी भी स्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा इन कानूनों को, इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है या अनजाने में भी तोड़ देता है तो उसको दंड मिलता है। इसीलिए हम अक्सर छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो कहते हुए फिरते हैं कि चोरी करना पाप है, काली माता आएगी आग लगा के जाएगी वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्याजे साहब के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार उनमें मॉरल रियलिज्म की धारणा होती है। लेकिन इसकी खासियत यह होती है कि इसमें बच्चों का अपना कुछ भी नहीं होता है। इसमें बच्चे जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो दरअसल उनको बड़े सिखाते हैं। बड़े में भी जो उनकी माँ होती है और टीचर होती हैं वो इनको सिखाती है। उनका अपना इसमें कोई भी पुट शामिल नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था वो मॉरल हेटेरोनोमस किया था। हेटेरोनोमस का अर्थ होता है वह सिद्धांत जो हमें दूसरे सिखाते हैं। अब दोस्तों यदि मॉरल आइडियलिज्म की बात करें तो मॉरल आइडियलिज्म में बच्चे यह समझने लगते हैं कि जो कानून है उनमें सुधार भी किया जा सकता है, उनको बदला भी जा सकता है और उसमें यह देखने की भी जरूरत है कि आखिर किसी व्यक्ति का कानून तोड़ने का उद्देश्य क्या था। दूसरे वाले वर्ग ने जो 8 से 11 वर्ष की आयु वर्ग का था, उन्होंने रोहित की कोई गलती इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि रोहित का उद्देश्य उनको अच्छा लग रहा था, जबकि सोनाक्षी का जो उद्देश्य था वो चोरी करने का था, गलत था। इसीलिए उन्होंने सोनाक्षी को जिम्मेदार माना था। तो इस प्रकार मॉरल आइडियलिज्म में आकर बच्चे व्यक्ति के ध्येय को भी देखने लगते हैं और मानते हैं कि जो कानून है उनको बदला भी जा सकता है और उसमें व्यक्ति के उद्देश्य को देखना भी आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने इसे ऑटोनोमस रियलिटी कहा था। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि बच्चे स्वयं अपना निर्णय लेने लगते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस प्रयोग के आधार पर जो प्याजे साहब थे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नैतिक विकास दूसरों द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों से स्वयं अपने निर्णय लेने की ओर होता है। इंग्लिश में हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेटेरोनोमस टू ऑटोनोमस डिसीजंस। इस प्रकार दोस्तों नैतिक विकास के ऊपर जो प्याजे साहब ने शुरुआती कार्य किया था वह यह था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि नैतिक विकास दूसरों द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों से अपने निर्णय लेने की ओर विकसित होता है और इसी सिद्धांत को आगे चलकर
पियाजे साहब के इसी कार्य को आगे चलकर लॉरेंस कोलबर्ग ने एक पूरे सिद्धांत के रूप में विकसित किया था। तो अब हम देखेंगे कि इस कार्य को जो पियाजे के द्वारा शुरुआत की गई थी जिसकी, उसे कैसे लॉरेंस कोलबर्ग ने एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया, परिवर्तित किया। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम देखें कि किस तरीके से लॉरेंस कोलबर्ग ने पियाजे द्वारा नैतिक विकास पर शुरू किए गए कार्य को एक पूरे सिद्धांत के रूप में विकसित किया। दोस्तों पियाजे की भांति ही लॉरेंस कोलबर्ग ने भी नैतिक विकास से संबंधित एक लिस्ट हमारे सामने रखी है, सूची, और उसमें उन्होंने 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। अवस्थाएं तो 3 है, लेकिन इसको उन्होंने 6 भागों में बांटा है। लेकिन इसको उन्होंने किसी आयु से नहीं जोड़ा है, बल्कि उन्होंने इसके बीच जो विकास होता है उसको दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों पहले हम देखते हैं कि ये लिस्ट थी क्या, और उसके बाद इसके अंतर्गत जो विकास बच्चों का होता है नैतिक दृष्टि से, वो क्या होता है उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। इसको उन्होंने 3 चरणों में बांटा है, और पहला चरण है प्री कन्वेंशनल लेवल, और इसके अंतर्गत जो विकास होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और दूसरा पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस या नाइव हेडोनिस्टिक। दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन इस सूची के ऊपर नजर डालने के बाद करेंगे, इसीलिए पहले हम सिर्फ इस सूची के ऊपर नजर डालेंगे। दूसरा जो चरण है वो कन्वेंशनल लेवल है, इसमें गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है, और चौथी जो बात है वो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की है। तीसरा और अंतिम चरण पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, इसमें 5वां जो बिंदु है वो सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन है, और छठा जो है वो यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन का है। दोस्तों पियाजे साहब की भांति कोलबर्ग साहब ने भी नैतिक विकास की सूची के लिए एक प्रायोगिक कार्य किया था, और इसके लिए उन्होंने यूरोप के व्हाइट मेल यानी कि गोरे लड़कों को चुना था। अपने इस प्रयोग के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास एक तरीके की नैतिक तर्कणा है, मॉरल रीजनिंग है। इसमें जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे सही और गलत के बीच निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती रहती है, और इसे ही उन्होंने नैतिक तर्कणा या मॉरल रीजनिंग के रूप में परिभाषित किया है। और जैसे जैसे व्यक्ति में यह मॉरल रीजनिंग विकसित होती रहती है वैसे वैसे उसका नैतिक विकास विकसित होने लगता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन तीनों लेवल्स की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। पहला जो लेवल है दोस्तों वो प्री कन्वेंशनल लेवल है। कन्वेंशन का मतलब होता है कानून। पहले चरण में क्योंकि बच्चों में कानून की कोई समझ नहीं होती है, इसीलिए इसे प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। पूर्व कानून स्तर इसको कह सकते हैं हम हिंदी में। दोस्तों इस प्री कन्वेंशनल के पहले लेवल में अर्थात पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन में बच्चा जो भी कदम उठाता है या जो भी निर्णय लेता है इसका उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और वह देखता है कि इससे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अंतर्गत वह कानूनों से बचने के लिए या कानून के प्रभाव से बचने के लिए कानूनों का पालन करता है। इसीलिए अक्सर हम बच्चों को कहता हुआ सुनते हैं कि चोरी करना पाप है, मम्मी से बिना पूछे सामान नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह चोरी है। लेकिन छोटे से बच्चे को कानूनों के बारे में क्या पता होता है दोस्तों? ये कानून वो होते हैं जो बड़े उसे सिखाते हैं, खासतौर से उसकी मम्मी और उसके टीचर्स। और बड़े द्वारा जो ये कानून सिखाए जाते हैं वे सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। इन्हें ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको दंड मिलता है, और मिलना भी चाहिए। इन बच्चों को ऐसा लगता है। इसीलिए इन लोगों का मानना था कि रोहित ने घर के 15 सबसे कीमती कांच के गिलास तोड़े, इसीलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों जब प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चा दूसरे चरण पर आता है पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन में, तो वह सौदा करने लगता है। मतलब उसके अंदर सौदा करने वाली भावना आ जाती है, लेकिन सौदा करने वाली भावना में भी उसका उद्देश्य कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। बस वो यह देखता है कि उसको क्या लाभ है और उसकी इच्छा पूरी हो जाए, यह उसका सरोकार होता है। किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या किसी को नाखुश करना उसका उद्देश्य नहीं होता। इसीलिए उसमें जो सौदा करने की भावना विकसित होती है वो बहुत मासूमियत के तरीके से होती है, इसीलिए इसको नाइव हेडोनिस्टिक कहा जाता है। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें बच्चा चुनने लगता है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं दोस्तों। मान लीजिए कि एक क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चे हैं, और उनमें से एक बच्चा छोले चावल लेकर आया है जबकि दूसरा बच्चा कड़ी चावल लेकर आया है। जो छोले चावल लेकर आया है बच्चा, उसका मन कड़ी चावल खाने का है, इसीलिए वह अपने दोस्त से कहता है कि तुम मेरे
कड़ी चावल ले लो और मुझे अपने छोले चावल दे दो, और दोनों आपस में अपना टिफिन बदल कर खा लेते हैं। इससे क्या हुआ कि उसकी इच्छा भी पूरी हो गई और उसने सौदा भी कर लिया, लेकिन किस दूसरे व्यक्ति का उसने नुकसान भी नहीं किया। इस प्रकार उसमें जो सौदा करने की भावना आती है वो बहुत मासूमियत के तरीके से आती है। इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल नाइफ पर्पस या इंस्ट्रूमेंटल हेडोनिस्टिक कहा जाता है। और क्योंकि इस पहले चरण में बच्चे में कानून की कोई समझ नहीं होती, इसीलिए इसको प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कन्वेंशनल लेवल। जो दूसरी अवस्था है कन्वेंशनल लेवल की, उसमें भी 2 चरण है। पहला चरण इसमें जो है वह गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन का है। इस अवस्था में आकर बच्चे में कानून की समझ विकसित होने लगती है, और इस दौरान जो बच्चा होता है वह 6 से लेकर 10वीं क्लास के बीच पढ़ता है। इस दौरान बच्चे पर परिवार का, समाज का, दोस्तों का नियंत्रण होता है, लेकिन क्योंकि बच्चा बड़ा होता रहता है और इसी संबंध में उसके लिए दूसरों का ओपिनियन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार दोस्तों जो कन्वेंशनल लेवल है उसके पहले चरण में जो नैतिक विकास होता है वह दूसरों के ओपिनियन से तय होता है। इसीलिए इस दौरान बच्चा वैसा दिखने का प्रयास करता है जैसा उसको समाज देखना चाहता है। उसके दोस्त, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार उसको जिस रूप में देखना चाहते हैं वह उसी अनुसार अपने आप को बनाने की कोशिश करता है। इससे बच्चों में, लड़कों में गुड बॉय की और लड़कियों में नाइस गर्ल की अवधारणा का विकास होता है, और कन्वेंशनल लेवल के पहले चरण में नैतिक विकास का यही मतलब होता है। दोस्तों कन्वेंशनल लेवल के चौथे चरण में आकर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में आकर लोग ये समझने लगते हैं, जो बच्चे होते हैं बड़े होने लगते हैं, वो ये समझने लगते हैं कि यदि समाज को चलना है तो कानूनों का पालन करना आवश्यक है। और कई बार उनका कानून तोड़ने का मन करता है, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी कानूनों को नहीं तोड़ते, यह सोचकर कि समाज को चलने के लिए कानूनों का पालन आवश्यक है। इसी कारण दोस्तों 6वीं से लेकर 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को नागरिक शास्त्र या सिविक्स जैसा विषय पढ़ाया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को समाज के संचालन से संबंधित अध्ययन कराया जाता है और कानूनों की भूमिकाओं का अध्ययन कराया जाता है। इसीलिए इस चरण में आकर भी जो विद्यार्थी होते हैं, किशोर होते हैं, बच्चे होते हैं, वो चाहकर भी कभी कानूनों को नहीं तोड़ते हैं। भले ही कानून तोड़ने का उनका मन करे, लेकिन कभी भी वो कानूनों को तोड़ने का प्रयास नहीं करते। बेमाने ढंग से ही सही कानूनों को मानते हैं, उनका पालन करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लॉरेंस कोलबर्ग साहब के नैतिक विकास के तीसरे चरण पर आते हैं, और तीसरा जो चरण है वह है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसकी जो पहली अवस्था है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की, वह सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन की अवस्था है। दोस्तों इस चरण की खासियत यह होती है कि इस चरण में आकर व्यक्ति काम करने लगता है, उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है, वह अलग अलग संस्थाओं से जुड़ने लगता है। इस चरण में आकर व्यक्ति न केवल कानूनों का पालन करता है, बल्कि उन संस्थाओं से जुड़े हुए कानूनों को सुधारने के लिए उसमें सुधार करने का भी प्रयास करता है। और हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें व्यक्ति अपना कोई लालच नहीं देखता, बल्कि वह निस्वार्थ भाव से उन संस्थाओं के लिए कार्य करने के लिए तैयार रहता है जिनसे वह जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो लगातार काम करते रहते हैं। संडे वाले दिन भी अगर उनको काम करने के लिए बुलाया जाए तो वो मना नहीं करते हैं, बल्कि आ जाते हैं और बहुत खुश होकर वो उस काम को करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन के चरण में होते हैं, और इस चरण में अगर उनको अपनी संस्था का कोई कानून पसंद नहीं आता है, अपने कंपनी के मालिक द्वारा या उनसे संबंधित कोई कानून पास किया जाता है और उनको वो पसंद नहीं करते हैं, तो वो उसमें बदलाव करने के लिए भी प्रयास करते हैं। लेकिन ये सारा काम जो वो करते हैं वो कानूनों के दायरों में रहकर करते हैं, कानून को तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करते। इस प्रकार दोस्तों इस 5 चरणों तक आते आते इंसान की जिंदगी में कानून बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति कभी भी किसी भी स्तर पर कानूनों को तोड़ने का 5 चरणों तक व्यक्ति इन कानूनों को तोड़ने का कभी प्रयास नहीं करता। वह जो भी काम करता है, जो भी कदम उठाता है, वह कानूनों के दायरे में रहकर करता है। तो चलिए अब दोस्तों हम आते हैं तीसरे चरण के 6वें बिंदु पर। यह जो चरण है वो यूनिवर्सल एथिक ओरिएंटेशन का है। इस चरण में आकर व्यक्ति सबसे बड़ी चीज मानवता को मानता है, कानूनों को उसके बाद मानता है, और व्यक्ति मानता है कि यदि मानवता की भलाई करने के लिए, मानवता के लाभ के लिए व्यक्ति को कानून को तोड़ना पड़े तो हमें बिना कुछ सोचे समझे कानूनों को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि कानून व्यक्ति से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर इंसानियत है, मानवता है। और अगर मानवता का भला करने के लिए हमें इंसान द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ना पड़े तो इन कानूनों को तोड़ने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग ही
इस छठे चरण तक पहुंच पाते हैं। यूनिवर्सल एथिक ओरिएंटेशन तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसमें हम मदर टेरेसा और महात्मा गांधी जैसे लोगों को शामिल कर सकते हैं, जिन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए न केवल कानूनों को तोड़ा बल्कि कई बार जेल भी गए। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर लॉरेंस कोलबर्ग साहब कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे और किस प्रकार उन्होंने इस सूची को, कन्वेंशनल लेवल की इस सूची को और उसके 6 चरणों को बनाया। तो इसके लिए उन्होंने इन सारे लोगों से एक कहानी सुनाई उनको, हाइंस की कहानी, और इसके आधार पर उन्होंने अलग अलग लोगों से, उनके आयु वर्ग के लोगों से प्रश्न पूछे। हाइंस की कहानी यह थी कि हाइंस नाम का एक व्यक्ति था। तो दोस्तों, हाइंस नाम का एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी को कैंसर हो गया था। वह अपनी पत्नी को एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने एक दवाई प्रिस्क्राइब की, लेकिन वह दवाई बहुत ज़्यादा महंगी थी। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए, क्योंकि हाइंस के पास उतने पैसे नहीं थे। इसीलिए वह अपने रिश्तेदारों के पास गया और दोस्तों के पास गया और उनसे उसने आर्थिक मदद मांगी। सभी ने उसको आर्थिक मदद दी, लेकिन जो पैसे इकट्ठे हुए वो तब भी कम थे। इसी प्रकार उसको जो पैसे उसके पास इकट्ठे हुए उनसे वह दवाई नहीं खरीद सकता था। आखिरकार उसने एक निर्णय लिया। उसने निर्णय यह लिया कि रात को जब केमिस्ट वाला अपने केमिस्ट को बंद करके चला जाएगा तो हाइंस इस दवाई को चुरा लेगा। अब उन्होंने यह सवाल कि क्या हाइंस को यह दवाई चुरानी चाहिए या नहीं, इन 6 के 6 वर्ग के लोगों के सामने रखे और इन्होंने अलग अलग तरह के जवाब इससे संबंधित दिए। पहला जो वर्ग था दोस्तों, उसने कहा कि हाइंस को दवाई नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि इस वर्ग को यह सिखाया जाता है कि चोरी करना पाप है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हाइंस को चोरी करनी पड़ेगी और चोरी करना पाप है, इसीलिए हाइंस को दवाई नहीं चुरानी चाहिए। जबकि दूसरे वर्ग ने कहा कि हाइंस चाहे जो करे, क्योंकि इसमें उन्हें अपना कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा था, इसको दवाई चुराने से मना किया। और 5वें वर्ग के लोग, क्योंकि उनको जो भी कुछ कार्य करना होता है वह कानूनों के दायरे में रहकर करना होता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हाइंस को दवाई नहीं चुरानी चाहिए, बल्कि उसे और कोई रास्ता निकालना चाहिए। चाहे तो वह अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से और मदद ले सकता है, लेकिन उसको दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जो छठा वर्ग था उसने कहा कि हाइंस को बिना कुछ सोचे समझे दवाई को चोरी कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज है वो मानवता है, और मानवता की भलाई के लिए यदि इंसान को चोरी भी करनी पड़े तो बिना सोचे समझे हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए। इस प्रकार छठे वर्ग ने कानूनों से ऊपर उठकर मानवता के बारे में सोचा। तो दोस्तों, ये था नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें हमने नैतिक विकास पर पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांतों का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही अगली वीडियो को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।